नाजरीन आदाब, खास बात तेलंगाना डिबेट में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आज बात करेंगे आलमी वबा कोरोना के तेजी से फैलाव, अवामी मुश्किलात और उसके हल की। लोगों का नीयत साफ नहीं है। ఇవాళ ఎంత పార్షియాలిటీ అంటే వ్యాక్సిన్ ఇంజక్షన్ల విషయంలో కూడా తెలంగాణకేదో వివక్షత చూపుతున్నారనేటువంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు। उनके कंधे पे बंदूक चलाने का छोड़ दो। वो क्या है जो हम सभी को हिंदुस्तानी होने पर फख्र महसूस करवाता है, साथ ही हमें बाकी दुनिया से भी अलग करता है? दरअसल वो है हमारी आत्मनिर्भर होने की सलाहियत और हमारे अंदर इज्जत नफ्स के जज्बे का होना। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो आपको मुल्क भर से ऐसी हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाता है जो सरकार की मदद के बगैर अपने मसाइल को हल कर रहे हैं। हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हमें कौम की शक्ल में कितने मजबूत है। गुजरात के सबरकांठा जिले में स्थित पुंसारी नाम के इस छोटे से गांव की आबादी लगभग 6000 है। 2006 तक इस गांव में पानी और बिजली की सुविधा नहीं थी, साथ ही कानून व्यवस्था की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। ये दशा बदलनी शुरू हुई जब से एक युवा सरपंच हिमांशु पटेल ने यहाँ की पंचायत की कमान संभाली। आज पुंसारी को भारत के सबसे स्मार्ट गांव के रूप में जाना जाता है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे, वाईफाई और एक नवीनीकरणीय ऊर्जा शक्ति केंद्र स्थित है। यहाँ की ग्राम पंचायत गांव वालों को स्थानीय खनिज पानी की आपूर्ति, सीवर और जल निकासी की सुविधा, एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र, बैंकिंग सुविधाएं और एक टोल फ्री कंप्लेंट रिसेप्शन सर्विस मुहैया करवाती है। एक स्कूल बिल्डिंग बन जाना आसान है, 1-1.5 करोड़ खर्च से, लेकिन वहाँ पे बच्चे स्कूल जाए वो मेरे लिए एक आदर्श और एक स्मार्ट की मेरी परिभाषा है। जहाँ पे आंगनबाड़ी बन जाए, जहाँ पे अच्छी बिल्डिंग बन जाए, लेकिन वहाँ पे कुपोषित बच्चों की मात्रा 0 हो, वो मेरे लिए एक आदर्शता है। एक गांव में जहाँ पे क्राइम रेट 0 हो, नो क्राइम रेट की अगर आप बात करें तो वो मेरे लिए एक स्मार्ट और आदर्शता है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमने काम किया है जो एक गांव को स्मार्ट और आदर्श बनाता है। ये कहा जाना सही होगा कि पुंसारी गांव स्वाभिमान भारत के बेहतरीन प्रतीकों में से एक है। हिंदुस्तान से ऐसी ही कामयाबी और कहानियां देखने के लिए बने रहिए नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। तो नाजरीन, बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। मुल्क भर में लाखों लोग मुतासिर हो रहे हैं और हजारों अफराद मौत का निवाला बन रहे हैं। तेलंगाना में भी कोरोना की सूरत हाल संगीन होती जा रही है। बढ़ते मामलों के साथ साथ अवामी मसाइल और अमवात में भी इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमत एक जानिब इलाज पर तवज्जो दे रही है तो दूसरी तरफ पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। ऐसा लगता है कि अवाम कोरोना के आगे बेबस हो गए हैं। अस्पतालों में बेड्स की किल्लत, वेंटिलेटर्स की कमी, होम आइसोलेशन वालों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत की शिकायत आ रही है। रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत पर रेमडेसिविर इंजेक्शन, वैक्सीन और ऑक्सीजन अलॉटमेंट में तेलंगाना से इम्तियाजी सलूक करने का इल्जाम लगाया है। उधर ऑपोजिशन तेलंगाना हुकूमत पर हालात से निपटने में नाकाम होने का इल्जाम दिया है। अवामी सेहत पर अदालत को भी मुदाखलत करनी पड़ी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने नाइट कर्फ्यू को नाकाफी करार दिया है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत दी गई है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, फिर भी बल्दी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जारी है, यानी कोरोना बढ़ते जा रहा है, सियासत थम नहीं रही है और अवाम बेबस है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ टीआरएस के स्पोक्स पर्सन श्रीधर रेड्डी जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ कांग्रेस के लीडर मोहम्मद सलीम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। श्रीधर रेड्डी, सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं कि कोरोना की सूरत हाल जो है बिगड़ती ही जा रही है, आखिर तेलंगाना की हुकूमत क्या कुछ इकदाम कर रही है? नहीं, यहाँ के सरकार पूरी तरह से तैयार है। आज जो हालात है वो हालात को यहाँ पर फेस करने के लिए नॉट ओनली इन हैदराबाद, पूरे स्टेट में
हर अस्पताल में कोविड का वार्ड लगा दिए हैं। पूरे स्टेट में 65,000 से ज़्यादा बेड्स अवेलेबल है और ऑक्सीजन और दूसरे जो क्रिटिकल इंजेक्शंस जो ज़रूरत है सभी मेडिसिन का और इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर पूरा इंतजाम गवर्नमेंट किए हैं। आज भी आप देखे होंगे मुख्यमंत्री साहब केंद्र सरकार को उन लोगों के डिसीजन के ऊपर वेट ना करते हुए पूरे तेलंगाना आवाम को मुफ्त में यहाँ पर वैक्सीन डलवाने का निर्णय लिया है। वो ओपनली अनाउंसमेंट भी किया है। तो आप समझना चाहिए तेलंगाना राष्ट्र में मतलब ये जो हालात है इसको फेस करने के लिए हर तरह से गवर्नमेंट तैयार है। आप कल भी देखें यहाँ पर दो एयरफोर्स के जो हवाई जहाज है जी उसको यूज करके इस्तेमाल करके यहाँ से ऑक्सीजन टैंकर्स को रोरकेला वहां तक भेज दिए और पहली सरकार है। कोर्ट जो है मुतमईन नहीं लग रही है। कोर्ट काफी ज्यादा इन बातों से, इन तमाम तर इकदामात से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कोर्ट का जिस तरह से ऑर्डर सामने आया है कि नाइट कर्फ्यू नाकाफी और जिस तरह के इकदामात किए जा रहे हैं वो काफी नहीं है और सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। और हमारे साथ बीजेपी लीडर मीर फिरासत अली बाकरी भी जुड़ चुके हैं। फिरासत जी, आपसे ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ पूरी तरह से कोऑपरेटिव नहीं हो रही है? सप्लाईज में कमी क्यों है? ऐसा है, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट डे 1 से सपोर्ट करते आ रही है उसके बावजूद भी चंद्रशेखर राव की बदनीयती है और जो है नाशुक्री है उनकी। अब आज देखिए, कल की बात है, डिफेंस के फ्लाइट से ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इनिशिएट लिया है जहां जहां पर भी गैस ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, जबकि उसके अंदर कोई चंद्रशेखर राव के पास रिक्वेस्ट नहीं की थी कि हमारे पास ऑक्सीजन कम है, आप हम भिजाइए बोल के। चूंकि हमारे जो स्टेट मिनिस्टर होम है किशन रेड्डी साहब ने जब जायजा लिया तो यहाँ पे प्रॉब्लम मालूम हुआ तो उन्होंने पीएमओ को कम्युनिकेट किया। पीएमओ ने उसको इमीडिएट इनिशिएट लेके डिफेंस के फ्लाइट से एयरलिफ्ट करवा के ऑक्सीजन भिजवाई तेलंगाना के लिए। नहीं, ये जो सारे इकदाम है ना, ये पहले हो जाने चाहिए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कीमती वक्त गवाया है तमाम तर तैयारियां करने में, जहां पर कर्नाटक से, क्योंकि तेलंगाना में अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है नहीं, तो कर्नाटक से बुलाया जा सकता था, लेकिन उड़ीसा से लाने का जो है बात हो रही है, तो इतना दूर से ट्रांसपोर्टेशन में वक्त जाया हो रहा है, तो इससे लोगों की जानें जा रही हैं। बाई एयर आ रहा है, एयर लिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, उसको एयर लिफ्ट करके पहुंचा रहे हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है तेलंगाना की, पूरी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, पूरी करेगी और हम करते आ रहे हैं डे 1 से। नहीं, ये इसमें तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट अपनी क्या जिम्मेदारी निभाई वो पूछिए आप। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी यहाँ पर जो चंद्रशेखर राव ने अपनी तेलंगाना स्टेट के लिए जो न्यू बॉर्न बेबी स्टेट है उसके लिए उन्होंने क्या इनिशिएटिव दिए, जबकि पूरा उनको बना बनाया स्टेट मिला और ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाए उन्होंने तेलंगाना में? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत सारा वक्त मिला था। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए थी स्टेट्स के साथ, गुजरात को जो जिस तरह से मांगे गए थे, जो चाहे इंजेक्शन की बात यहाँ पर रेमडेसिविर की हो या फिर ऑक्सीजन सप्लाई की बात हो, गुजरात और महाराष्ट्र को बेहतर सप्लाई हो रही है, बावजूद तेलंगाना के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए हर स्टेट उनके लिए इक्वल है मैडम, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे यूपी हो, चाहे तेलंगाना हो। कोई माँ कोई बाप जो है अपने बच्चों के साथ कोई ऐसा इख्तियार नहीं करता सौतेला तरीका। सबके साथ इक्वल राइट्स तेलंगाना में जितनी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पे हो। जब भी चंद्रशेखर राव कोई पूछे हैं उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके वो चीज फुलफिल की, उनकी रिक्वायरमेंट। ठीक, श्रीधर रेड्डी, आप बताएं कि जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है तेलंगाना की हुकूमत पर कि क्यों जो है सही तरह इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जा सकते थे, क्यों नहीं लगाया गया? मैं पहले वो बीजेपी की तरफ से जो आया है फिरासत अली बाकरी, मैं उसको बताना चाह रहा हूं, आप जब हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के बात करते हैं आगे पीछे, आप उसको इज्जत देने की बात करिए। चंद्रशेखर राव
क्या बात कर रहे हैं फिरासत अली बकरी? हाँ, हम आपको नहीं जानते हैं कि कोई आंसर नहीं आता उनके पास। नहीं, श्रीधर रेड्डी जी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इकदामात किए जाने चाहिए थे, क्योंकि फर्स्ट वेव के बाद हुकूमत, चाहे रियासती हुकूमतें हो या फिर सेंट्रल हुकूमत हो, वक्त बहुत मिला था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। ये तमाम वक्त चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जाया किया गया है। मैं स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो, यहाँ अभी लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर जो काम करना है हमको, यहाँ पर कोरोना को स्प्रेड नहीं करते हुए जो कार्रवाई करना है सब किए हैं। बेड्स का अरेंजमेंट किए हैं। वो जो गच्चीबौली में एक स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, वो पूरा फैसिलिटी को यहाँ पर आज हम लोग हॉस्पिटल के में तर्जुमा किए थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफेंस कौन लिए थे इनिशिएटिव? कल की जो ऑक्सीजन एयर लिफ्टिंग कराना जो इनिशिएटिव है, सीएम साहब के हैं, उसके ऊपर मैं आर्गुमेंट करना नहीं चाहता। आप ही बोल रहे हैं, मैं तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बताया, जब हम लोग 3 लाख का जो डोज पूछे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन का, वो इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, तेलंगाना को 22,000 दिए हैं, तब गुजरात को 2-3 लाख की डोसेस दिए हैं जी। ये समझना चाहिए। अब मगर हम लोग ये बात के ऊपर अभी आर्गुमेंट करना नहीं चाहते। तेलंगाना में हर तरफ के जो आज फैसिलिटी है, बेड्स, इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और जो आइसोलेशन में है उन लोगों को ट्रीटमेंट, हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पूरी तरह से हम इंतजाम किए हैं और गवर्नमेंट ये करते जाएगा। इवन वैक्सीनेशन के बारे में भी आप ही कल देखिए, पूरे देश में वैक्सीनेशन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तैयार नहीं है, केंद्र की सरकार तैयार नहीं है। और बात समझना चाहिए, 162 जो एप्लीकेशन था पेंडिंग थे पिछले 6 महीने से नया प्रोडक्शन के लिए, उन लोगों को कोई परमिशन नहीं दिया गया। पिछले महीने से गड़बड़ करना चाह रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये पिछले 1 साल में ऑक्सीजन प्रोडक्शन सेंटर्स को बढ़ाने में क्यों नाकामयाब हुई सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका जवाब हम बाकरी जी से जरूर लेंगे। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैक्सीन पॉलिसी है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मोहम्मद सलीम, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर तेलंगाना हुकूमत और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक दूसरे पर इल्जाम ही लगाते जा रहे हैं और इसका खमियाजा अवाम भुगत रही है। जी, मैं दोनों आपको और दोनों हमारे साथियों को मैं आदाब करता हूँ कि उनको यह बताना चाहता हूं कि दोनों की पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसा है कि हमारे हैदराबाद में एक कहावत है, जूते खाने के बाद मुक्का याद आया। यानी कि इतना सब होने के बाद अब जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट होश में आई और जो है ना स्टेट गवर्नमेंट भी होश में आई, जबकि कोरोना तकरीबन 1 साल से पूरे दुनिया में फैल रहा है और ये जान के जो है ना सेकेंड वेव आने वाला है, सारे बड़े यानी कि जितने भी एडवांस कंट्रीज में है वहां पे भी आया और हिंदुस्तान में भी आने वाला है। इसके बावजूद भी ना सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरफ से तैयारी पूरी करी, ना स्टेट गवर्नमेंट पूरी तैयारी करी। ये दोनों भी जो है ना पब्लिक सेफ्टी, वेलफेयर, डेवलपमेंट में बिल्कुल पीछे है, बल्कि नाकामयाब है। इनका मुद्दा सिर्फ इलेक्शन जीतना है और बीजेपी का जो ना इलेक्शन के साथ आरएसएस एजेंडा चलाना है। अगर ये वाकई अगर सीरियस रहते, पब्लिक के बारे में इतना कुछ अगर सीरियस सोचते, तो ये कभी की जो है ना इंतजाम करते थे। आज जो है ना ऑक्सीजन की कमी हुई, मेडिसिन की कमी है, बेड्स की कमी है, काफी चीजों की कमी है। ये सब देखते हुए सेकेंड वेव जो है ना इतना तेजी से फैल रहा है, फिर भी जो है ना कुंभ मेले को बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना अलाउ क्यों की? 31 लाख आदमी जमा हुए, आज वहीं से जो है ना पूरे हिंदुस्तान ये कोरोना जो है ना बिल्कुल होते जा रहा है। ये एक वजह। दूसरी चीज जो है ना, जो पीएम के फंड जो प्राइम मिनिस्टर जी हमारे मोदी साहब जो फंड्स इकट्ठा किए, जमा किए, उसका कहाँ पे इस्तेमाल हुआ? आज सुनने में आ रहा है कि जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को जो वैक्सीन 150 रुपए में दे रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को 400 रुपए में दे रहे हैं। ये कहाँ की नाइंसाफी है? ये जो है ना नाइंसाफी। और पीएम केयर फंड को ये लोग क्या करे, इसके पूरे डिटेल्स भी बताना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ,
सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे को भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए आज अमेरिका में के रॉ मटेरियल या के इंटरमीडिएट की जो भी जरूरत है वहां के प्रेसिडेंट ने बता दी है कि जो है ना पहले अमेरिका की आवाम का हक है, हम पूरी तरीके से इनको देने के बाद दूसरी वर्ल्ड को हम सप्लाई करेंगे। यही काम हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब के चंद्रशेखर राव साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि भारत बायोटेक तेलंगाना में है तो वैक्सीन का सप्लाई पहले हमको मिलना चाहिए। बिल्कुल श्रीधर रेड्डी जी, वैक्सीन अगर तेलंगाना में तैयार हो रही है तो सबसे पहला हक तेलंगाना की आवाम को क्यों नहीं? नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है। अभी देखिए वैक्सीनेशन की पॉलिसी जो हुई हो, ऑक्सीजन प्रोडक्शन सेंटर्स की परमिशंस, वो पूरे चीज अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, आप समझना चाहिए। अब तब भी तेलंगाना में अभी तक 36 लाख का वैक्सीनेशन कंप्लीट किए थे, 36 लाख, और यहाँ ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं हो, 1% का वेस्टेज है। हम भी वही पूछ रहे थे। आज मैं अब सलीम भाई को बोलना चाह रहा हूँ, आज ऑलरेडी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था पूरे तेलंगाना स्टेट में हर एक आदमी को मुफ्त में तेलंगाना गवर्नमेंट वैक्सीन देगी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो डिसीजन नहीं लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन श्रीधर रेड्डी जी, अभी भी जिस तरह से रिपोर्ट सामने आ रही है, टेस्टिंग 1 साल हो चुका है पहली वेव को आए हुए कोरोना की, और अभी तक टेस्टिंग सही से पूरे तेलंगाना में नहीं हो रही है। RT-PCR की जो टेस्टिंग लैब्स है वो तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स में है ही नहीं अभी भी। नहीं, गलत बात है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर टाउन में जहां जहां सेंटर्स है वहां पर RT-PCR का कलेक्शन हो रहा है सैंपल्स, और जो अप्रूव्ड लैब्स है गवर्नमेंट के तरफ से वही RT-PCR का आपको टेस्ट का रिजल्ट आते हैं। लेकिन कोर्ट का भी ये कहना है कि जो इकदामात तेलंगाना की हुकूमत कर रही है वो नाकाफी है, वो कोरोना को कंटेन करने के लिए काफी बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्जर्वेशन भी कोर्ट के पास जाते हैं इंटरवेंशन के लिए, ना कुछ कोर्ट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट अभी इतने बड़े संख्या में जब ये केसेस आ रहे हैं तब भी टेस्टिंग हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, और हर एक हॉस्पिटल में, अभी गांधी हॉस्पिटल को फिर एक बार पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल बना दिए, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल्स है वहां पर भी पूरे इंतजाम कर दिए हैं। गवर्नमेंट उसके कैपेसिटी से ज्यादा भी अभी आज तेलंगाना में काम कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ के बावजूद इसके हालात जो है बिगड़ते ही जा रहे हैं, और ज्यादा जिस तरह के इकदाम होने चाहिए थे वो होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिरासत अली जी, आप ये बताएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि वो अपने हाथ पीछे कर रही है और स्टेट्स को अपने हाल पर छोड़ रही है। हमेशा हमारा एक नारा है, हम पब्लिक में रहते हैं, और हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे साथ अवाम का विश्वास है, हम कभी भी अवाम के बीच में रहते हैं, अवाम से पीछे नहीं हटते हैं। चंद्रशेखर राव साहब तेलंगाना, अभी जैसा बताया आपके कांग्रेस के लीडर साहब और दूसरे साहिबीन कितने विजिट किए इन कोरोना वैक्सीन में, और कोरोना के जो हॉस्पिटल थे, गांधी हॉस्पिटल कितने विजिट किए चंद्रशेखर राव वहां की हालत देखने के लिए। उसके बरक्स गवर्नर ऑफ तेलंगाना कितने हॉस्पिटल की विजिट किए, वहां के जो प्रॉपर प्रॉब्लम्स थे वो प्रॉब्लम सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिपोर्ट किए। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में कमर कसकर तेलंगाना के अंदर जो चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज फुलफिल की है। ये मैं चैलेंज से बोल रहा हूं। अगर इनको तेलंगाना स्टेट नहीं चला सकते हैं चंद्रशेखर राव, तो इमीडिएट रिजाइन कर देना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फिरासत अली जी, आप जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पहले वो तो पूरी कर ले। जो वैक्सीनेशन की पूरी पॉलिसी है, क्या आपको लगता है कि उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है? बताया आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तेलंगाना की गवर्नर मैडम साहबा, जो यहाँ के जो बेसिक रिक्वायरमेंट थे, गवर्नर काम यही है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी कम्युनिकेशंस है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तक गवर्नर साहबा ने मिनट टू मिनट जो भी यहाँ के हालात हो रहे थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचाए बोल के, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने साथ ही जो किया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तमाम तर अवाम को जो सूरत हाल हो रखी है
कि वैक्सीनेशन जो है बड़े पैमाने पर हो और तमाम तर लोगों तक पहुंचे, मुफ्त में पहुंचे। लेकिन बावजूद इसके क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट 150 में अगर वैक्सीन को ले रही है और स्टेट गवर्नमेंट्स को उसे डबल ट्रिपल कीमत पर वही वैक्सीन लेना पड़ रहा है, तो आवाम के लिए और बोझ बढ़ रहा है। तो अब अगर तेलंगाना हुकूमत कह भी रही है कि हम वैक्सीन करवा रहे हैं, फ्री करवा रहे हैं, तो वो खुद रियासत करवा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई मदद नहीं कर रही है। और पीएम केयर फंड कहाँ गया वो पूछिए मैडम। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपने पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो जो पॉलिटिकल और जो दूसरी हटके बात है उसमें आप उसको उलझाइए मत। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है कोविड को लेके, चाहे वो रेट्स को लेके हो, चाहे बायोटेक के इंजेक्शन को लेके हो या कोई और इंजेक्शन को लेके हो, जो उनका प्रोटोकॉल है, एज पर प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम पूरी मदद करते आ रही है और आगे भी मदद करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से पल्ले झाड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है। ये फिरासत अली जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सच में निभा रहे हैं, तो जो टेंडर्स निकलने थे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के, वो क्यों नहीं हुए वक्त रहते, जब वक्त मिला था? दूसरी लहर से पहले एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे थे दूसरी लहर आएगी तो बहुत ही भयंकर होगी, उस वक्त क्यों इंतजामात नहीं किए गए? क्यों जो है इलेक्शंस की तैयारियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है? उनकी खुद की अपनी जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारियां नहीं है। ऑक्सीजन प्लांट जनरेशन वो लगवाने थे, वो जिम्मेदारी लापरवाही है, स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है। स्टेट गवर्नमेंट के मिशनरी फेलियर है। यहाँ पर जो 150 किलो का ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल होता था 150 में, आज 2000 में फील हो रहा है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। डीजीपी तेलंगाना क्या कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में। इनका एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल हो चुका है। मेरे पास मेरे पास जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रसीदा है, जो 300 में सिलेंडर फील होता था, आज जो है 2000 में फील कर रहे हैं। कौन कंट्रोल कर रहा है? फिरासत अली जी, पूरे दुनिया में अगर हम देखें, हर कंट्री की गवर्नमेंट्स जो है वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस का जिम्मा अपने ऊपर लिए हुए है और कह रहे हैं कि तमाम तर अवाम को वो मुफ्त में वैक्सीन पहुंचाएंगे। ये हर कंट्री की गवर्नमेंट अपने ऊपर लिए हुए है। बस हिंदुस्तान में हम ऐसे देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के स्टेट पर सारा कुछ डाल रही है। मोहम्मद सलीम जी, आप कुछ कह रहे हैं? बीजेपी के जो पॉलिटिकल है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जैसा भाषण मशहूर है, उसी तरह जो ना बरकी साहब आज यही बोल रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये इसको बदल के इस तरह बोलना चाहिए, संघ का साथ, मित्रों का विकास, अपनों का विश्वास। ये पॉलिसी पे चल रहे हैं। ये इनको जो ना स्टेटमेंट चेंज करना चाहिए। ये गलत बात है आपकी। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज, ये पॉलिसी जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट में थी पॉलिसी, ये अपने विकास की। हमारे पास जो पॉलिसी है वो डे वन से यही पॉलिसी है हमारी। वाकई बीजेपी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वाकई अगर सीरियस होते तो ये वैक्सीन जो इंपोर्ट क्यों नहीं किए, स्पुतनिक को लास्ट मोमेंट पे परमिशन क्यों दिए, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर और कई इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है श्रीधर रेड्डी जी, आप ये बताएं कि अगर वाकई तेलंगाना की हुकूमत जो है तमाम तर इकदामात कर रही है और लोगों की परवाह है, 30 अप्रैल को इलेक्शन भी होने हैं, कैंपेनिंग भी बराबर हो रही है, तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन या फिर अवाम, उनकी सेहत? देखिए, इलेक्शन वहां पर वरंगल, ये थोड़े म्यूनसिपालिटीज में, 2 कॉर्पोरेशंस में हो रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन का कॉल है। वहां पर कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां पर कैंपेन होता, हर पॉलिटिकल पार्टी उसका कैंपेन कर रही है। उनका चर्चा मैं यहाँ करना नहीं चाहता हूँ। प्रोटोकॉल को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है सर, हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं, कोई प्रोटोकॉल फॉलो ही नहीं हो रहा है, गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जियां हो रही है। अगर कोई फॉलो वही अगर हम नागार्जुना का भी देखें, वहां से भी ऐसे विजुअल्स की किसी तरह का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं हुआ था। राजू साहब का कैंपेन भी हो गया, इलेक्शन भी हो गया, उसके बाद अभी क्या बात करेंगे? मैं वरंगल कॉर्पोरेशन और दूसरे म्यूनसिपालिटीज की बात कर रहा हूँ। हमारे पार्टी की तरफ से भी पूरी तरह से हम लोग इंस्ट्रक्शंस दिए, जो भी कैंपेन चलेगा वो पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ चलेगा, नंबर 1। नंबर 2, अभी यहाँ पर मैं पहले ही बताया आपको, हर तरह के हम लोग फैसिलिटी जो है हम दे रहे हैं, और वैक्सीन की पॉलिसी भी अभी मैंने बताया। अभी फिरासत अली बाकरी जी को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये मैं पहले से जानता हूँ फिरासत अली बाकरी को, तो जनरल स्टेटमेंट देते जा रहे हैं जैसा मीटिंग में बताते हो, हम विश्वास करके। आप समझना चाहिए, अमेरिका में जैसा हमारे सलीम भाई बोले थे, पूरे 30 करोड़ आवाम को
जब वैक्सीन की टेस्टिंग की स्टेटस में 60 करोड़ डोज का पूरा पेमेंट दे के ट्रम्प साहब बैठे हैं उसका देश को देने के लिए। यहाँ पर 1 करोड़ डोज के लिए एडवांस दिए थे, 35,000 करोड़ हम लोग किए। श्रीधर रेड्डी जी, अमेरिका में क्या हो रहा है और दूसरे देश किस तरह से निपटने रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के इस वक्त ज़रूरत यह है कि हिंदुस्तान जो है किस तरह से इस तमाम तर हालात से निकले और बेहतर तरीके से कोई सोल्यूशन निकाले और अवाम की सेहत का ख्याल रखे। वक्त की कमी है। मोहम्मद सलीम जी और श्रीधर रेड्डी, साथ ही साथ मीर फिरासत अली बाकरी साहब, आप तमाम का बेहद शुक्रिया डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, गाइडलाइंस फॉलो करें और अपनी सेहत का और अपने आसपास तमाम तर लोगों का भी ध्यान रखें। आदाब। लोगों का नीयत साफ नहीं है। ఇవాళ ఎంత పార్షియాలిటీ అంటే వ్యాక్సిన్ ఇంజక్షన్ల విషయంలో కూడా తెలంగాణకి ఏదో వివక్షత చూపుతున్నారనేటువంటి తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తా ఉన్నారు। दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाने का छोड़ दो।